So, a very good afternoon, everyone. So, it's said that winners don't do different things, they do the things differently. Actually, everyone is working very hard, but then अभी जो समय है वो हार्ड वर्क से ज्यादा वक्त है स्मार्ट वर्क का. तो आपको देखना पड़ेगा कि हाउ टू स्कोर हाई, एंड इफ यू रियली रियली वांट टू स्कोर हाई तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपके जो एफर्ट्स हैं वो फोकस्ड है कि नहीं. क्या आप उस चैप्टर के पीछे तो नहीं पड़े हो जिसमें से कुछ आता ही नहीं है. तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है ना कि कौन से चैप्टर में से ज्यादा आता है. मतलब जिस चैप्टर में से ज्यादा आता है उसी में तो हम ज्यादा मेहनत करेंगे. अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स मोस्ट फॉर यू एट दिस पर्टिकुलर टाइम इज मार्क्स. एम आई राइट? यस. तो एबीसी एनालिसिस में मैंने मार्क्स बेसिस पे डाला हुआ है. जिसमें ज्यादा स्कोर है उसको मैंने ए कैटेगरी डाला हुआ है, जो थोड़ा सा मीडियोकर स्कोर है उसको मैंने बी कैटेगरी, और सबसे कम नंबर का जो आता है दैट आई हैव प्लेस इन द सी कैटेगरी. तो पहले हम देखते हैं कि ए कैटेगरी में क्या क्या है. ऑफ कोर्स यू नो इट, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हमारे सिलेबस का है वो कौन सा है? मार्केट, है ना. 15 to 18 मार्क्स. 15 मार्क्स का आया था लास्ट अटेम्प्ट में. लेट मी टेल यू, आईसीआई बोलता है 15 to 18 मार्क्स का वेटेज है, लेकिन आज तक जो मैंने देखा मैक्सिमम स्कोर गया है दैट इज ऑफ 21 मार्क्स. मैं केवल चैप्टर्स के नाम आपके साथ में शेयर नहीं कर रही हूं क्योंकि वो तो मैंने क्लास में बहुत बार बोला हुआ है कि किसमें से कितने मार्क्स का आता है. मैंने सोचा जब बता रही हूं तो बहुत अच्छे से ही बताऊं. लेट मी टेल यू कि कौन से वाले टॉपिक में से कितना आता है इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर इटसेल्फ. तो एकदम बिगनिंग से देखो. सबसे पहले आती है मार्केट की डेफिनेशन. यस, दैट इज आस्क्ड. बहुत बार नहीं, लेकिन हाँ 2 बार आप मान सकते हो वो पूछी गई है. टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर्स ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट. तो आपको याद है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, फिर होता था ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन. इसमें से ना आए ऐसा हो नहीं सकता. हम एक रूल बनाते चलो, जिसमें से केवल आता है उसमें एक सिंगल टिक मारते हैं, जिसमें से ज्यादा आता है उसमें एक डबल टिक मारते हैं. तो इसमें आप 2 टिक मारोगे. टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर्स में से बहुत बहुत आता है. श्योर शॉर्ट क्वेश्चन. फिर बच्चों टीआर, एमआर, एआर, इनके फॉर्मूले आपको रिकैप करने हैं. इसका न्यूमेरिकल आता है, और जो मैंने देखा है इसमें न्यूमेरिकल अक्सर अगर फंसता है तो एमआर का फंसता है. तो यू कैन एक्सपेक्ट 1 पर्टिकुलर क्वेश्चन आउट ऑफ दिस. अगर वो 18 मार्क्स का देगा तो उसको ज्यादा क्वेश्चन भी देने हैं, तो इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है. अब बेटा एमआर और एआर के रिलेशनशिप्स, इनफैक्ट एमआर एआर नहीं, इसमें एमआर और टीआर के रिलेशनशिप, इसको आप रिप्लेस कर दो किसके साथ में? एमआर और टीआर के रिलेशनशिप. आपको याद है पीसीएम में टीआर का जो कर्व होता था उसका शेप कैसा होता था? तो हमेशा होता था एक अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन, क्योंकि एमआर अपने आप में हॉरिजॉन्टल होता था. लेकिन ऐसा मोनोपोली में नहीं होता था, और ना ही मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में होता था. उसमें हमने देखा था जब तक एमआर पॉजिटिव होता था तब तक टीआर डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता था. एमआर 0 होता था तो टीआर वाज मैक्सिमम, और जब एमआर नेगेटिव हो जाता था तो टीआर स्टार्टेड फॉलिंग. इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, लेकिन बहुत ज्यादा बार नहीं, तो हम एक सिंगल टिक करेंगे. डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा. वो जो रिलेशनशिप्स हमने पढ़े थे कि डिमांड बढ़ जाएगी तो EQ बढ़ेगा कि कम होगा? When the demand rises, equilibrium quantity rises, and when the demand rises, what about EP? EP also rises. तो डिमांड के साथ में EQ और EP दोनों का डायरेक्ट रिलेशन, मतलब पॉजिटिव रिलेशनशिप होता था. सप्लाई और EQ का कैसा रिश्ता था? अगेन अ डायरेक्ट रिलेशनशिप. एक ही रिलेशनशिप इनवर्स होता था, वो किसका होता था? सप्लाई एंड EP के बीच में. इसमें से आता है क्वेश्चन. कभी कभी 2 क्वेश्चंस भी फर्स्ट रहे. अभी लेटेस्ट ट्रेंड देखोगे और मार्केट फॉर्म्स, इसमें तो आएगा ही आएगा. सबसे ज्यादा पीसीएम आता है. नंबर 1 पे किसको डालूंगी? पीसीएम. फॉलोड बाय दैट ओलिगोपोली. बच्चों इनके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अच्छे से देखोगे. मैंने बार बार बोला है मार्केट चैप्टर में ना तो कर्व्स पूछेंगे, बहुत रेयरली पूछते हैं. न्यूमेरिकल बहुत रेयरली आता है. तो फिर क्या आता है? इट्स ऑल थ्योरेटिकल.
थ्योरेटिकल में क्या आएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे, शेप ऑफ द डिमांड कर्व पूछेंगे, इलास्टिसिटी पूछेंगे कि वो कौन सा वाला मार्केट है जिसमें प्राइस और एमआर बराबर है, पूछेंगे कि आइडियल मार्केट किसे कहते हैं, या फिर पूछेंगे किंग डिमांड कर्व कौन से मार्केट में पाया जाता है। आप ही बता दो कौन से मार्केट में पाया जाता है। तो किंग डिमांड कर्व इज अ पार्ट ऑफ ओलिगोपोली मार्केट। पूछेंगे ओपेक जो है कौन से मार्केट का फॉर्म है, या फिर वो पूछेंगे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कौन से मार्केट का फॉर्म। अब मुझे बताओ कि अगर मोनोपोली का मार्केट है तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी। अगर मोनोपोली का मार्केट है तो देयर आर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, तो आपको बताना हाउ मच इज द क्रॉस इलास्टिसिटी। तो या तो होगी 0 या फिर बहुत छोटी, वेरी स्मॉल। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मार्केट फॉर्म्स, पीसीएम, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव, ओलिगोपोली, इसके अलावा बायलैटरल मोनोपोली, ओलिगोप्सोनी, दिस इज नॉट टू बी लेफ्ट आउट। एक एक पॉइंट को बहुत थरो पढ़ना है। आईसीआई कभी भी दूसरी किताबों से क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा है, इट्स ऑल विद इन द मॉड्यूल, इट्स ऑल विद इन द स्टडी मटेरियल। तो जो हमने क्लास में पढ़ा है दैट इज मोर देन सफिशिएंट, उसको बार बार रिकैप करोगे। ओके, अब द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर वो आता है बिजनेस साइकिल्स। जैसे कि आप वेटेज देख रहे हो वो आता है 9 to 12 मार्क्स का। एंड चैप्टर इतना छोटा है, उसमें से इतना बड़ा स्कोर आना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। एंड चैप्टर इज डैम इजी, जैसे कि आप जानते हो एक सिटिंग में बैठोगे तो 1 से 1.5 घंटे में तो पूरा चैप्टर आप रिकैप कर लोगे, और सोचो उसमें 12 नंबर टपक जाएंगे आपके। तो दिस इज अ चैप्टर यू मस्ट डू इट, बहुत थरो करना। तो सबसे पहला आता है फेमस केसेस। फेमस केसेस में से बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आते, थोड़े क्वेश्चंस आते। जैसे उनका एक फेवरेट क्वेश्चन है द ग्रेट डिप्रेशन, ये कब आया था? तो 1930 में आया था। और इंटरनेट बबल बर्स्ट 2000 में हुआ था। एंड द हाउसिंग बबल बर्स्ट इट हैपेंड इन 2007, है ना। इस वैरायटी का क्वेश्चन आता। या फिर वो आता है कि ग्रेट डिप्रेशन में जॉन मेनार्ड कीन्स ने क्या रीजन कोट किया था डिप्रेशन का, तो क्या बोला था? द लोअर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। लेकिन मॉनिटरिस्ट ने कुछ और कोट किया था, उन्होंने बोला था कि मनी सप्लाई नहीं हो पाना, लैक ऑफ मनी सप्लाई, या बैंकिंग क्राइसिस हो जाना। तो हु सेड व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। केवल इस चैप्टर में नहीं बेटा, पूरे इको में, इनफैक्ट पूरे बीसीको में, कि किसने क्या बोला है उसका एक पर्टिकुलर चार्ट मैंने आपके साथ में शेयर भी किया है। एक बार सारे चार्ट्स में दोबारा से आपके साथ में शेयर करूंगी। उसमें लिखा हुआ है कि कौन सी बात किस इकोनॉमिस्ट ने बोली है, राइट। डेफिनेशन ऑफ बिजनेस साइकिल अभी तक शायद 2 से 3 बार पूछी जा चुकी है। फेजेस का एक एक लाइन अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, एक एक लाइन। जैसे वो बोलेगा नेशनल आउटपुट बढ़ रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, बैंक क्रेडिट बढ़ रहा है, ये कौन से फेज के बारे में बात करें? एक्सपेंशन, वो कौन सा वाला फेज होता है जिसमें जो इंडस्ट्रीज हैं, जो फर्म्स अपने ऑर्डर कैंसिलेशन करती है, वो कंट्रैक्शन का फेज होता है। फिर बेटा हाईएस्ट पॉइंट, दैट इज द पीक, द एक्चुअल डिमांड स्टैग्नेट्स अगेन एट पीक, राइट। फिर बेटा शटडाउन कौन से फेज में होता है? दैट इज इन डिप्रेशन। तो ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसको अच्छे से मेमोराइज करना पड़ेगा कि कौन से स्टेज में क्या हो रहा, राइट। फिर आता है इंडिकेटर्स। अगेन दिस इज ऑलवेज देयर इन द पेपर। लीडिंग इंडिकेटर, लैगिंग इंडिकेटर, कोइंसिडेंट इंडिकेटर। तो लीडिंग इंडिकेटर है तो उसमें कीवर्ड क्या था? बिफोर आफ्टर की साइमल्टेनियस, बिफोर, जबकि लैगिंग होगा तो आफ्टर होगा। कोइंसिडेंट में कौन सा कीवर्ड था? साइमल्टेनियस। केवल यही नहीं आता है, वो कोई भी एक पॉइंट निकाल के पूछेंगे कि बताओ ये कौन सा वाला इंडिकेटर। जैसे उसने बोला इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन किस में आएगा? तो दैट इज अ पार्ट ऑफ कोइंसिडेंट इंडिकेटर, राइट। न्यू ऑर्डर्स फॉर प्लांट एंड मशीनरी, ये क्या है? दैट इज अ पार्ट ऑफ लीडिंग इंडिकेटर। फिर बेटा फीचर्स, बिजनेस साइकिल के 8 फीचर्स आपने पढ़े थे कि देयर आर 4 फेजेस, है ना। ये पीरियडिक होता है, क्या नहीं होता? ये रेगुलर नहीं होता। क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स यूनिफॉर्म होते हैं? और क्या इसके कॉजेस यूनिफॉर्म होते हैं?
तो नहीं होते हैं। बेटा ये नेशनल इन कैरेक्टर है कि इंटरनेशनल इन कैरेक्टर है? तो ये इंटरनेशनल इन कैरेक्टर है और ये कंटाजियस है। तो ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, दिस इज ऑलवेज देयर। और लास्टली जो कॉजेस थे ना, इंटरनल कॉजेस एंड एक्सटर्नल कॉजेस, जैसे वॉर, ये इंटरनल कॉज है कि एक्सटर्नल है? तो दिस इज एन एक्सटर्नल कॉज। एंड फ्लक्चुएशन इन इन्वेस्टमेंट, दैट इज एन इंटरनल कॉज। तो इसमें पूछा जाता है कि ये इंटरनल है कि एक्सटर्नल। स्कम्पीटर ने क्या बोला था, कौन सी थ्योरी दी थी? इनोवेशन। स्कम्पीटर ने क्या बोला था? इनोवेशन। एंड पीगू ने बात की थी ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म के बारे में, है ना? तो दीज आर द पैटर्न्स ऑफ क्वेश्चन विच कम डाउन। मैंने एक कैटेगरी में जो थर्ड चैप्टर लिया है वो है आपका इको का चैप्टर 1 प्लस चैप्टर 2, क्योंकि उसके कॉमन क्वेश्चंस आते हैं। तो इसका जो फर्स्ट वाला चैप्टर है दैट इज नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 बोथ ऑफ देम टुगेदर कंप्राइज 9 to 12 मार्क्स। ओके, अब चैप्टर 1 में क्या क्या आता है? वो जो चैप्टर का फर्स्ट पैराग्राफ था ना, छोटा सा पैराग्राफ, उसी में से 6 से 7 क्वेश्चन निकल जाते। जैसे इकोनॉमिक्स वर्ड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ओइकोनोमिया, कौन से लैंग्वेज का वर्ड है? दैट इज अ ग्रीक वर्ड, इट्स अ ग्रीक वर्ड। और इसका मीनिंग क्या होता था? हाउस होल्ड। इकोनॉमिक्स का पुराना नाम क्या होता था? पॉलिटिकल इकोनॉमी। द फर्स्ट मॉडर्न वर्क ऑन इकोनॉमिक्स, इट वॉज गिवन बाय एडम स्मिथ, वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ, पब्लिश्ड इन द ईयर 1776। ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो बेटा देखो, अर्लियर नोन एज द पॉलिटिकल इकोनॉमी, एडम स्मिथ की किताब। फिर बेटा स्कैसिटी, एब्सोल्यूट स्कैसिटी होती कि रिलेटिव स्कैसिटी? तो हमेशा रिलेटिव स्कैसिटी होती। एब्सोल्यूट स्कैसिटी का मतलब होता है हमारे पास में रिसोर्सेज है ही नहीं, जबकि रिलेटिव स्कैसिटी बोलता है रिसोर्सेज है तो सही, लेकिन हमारे जो वांट्स है उसके कंपैरिजन में कम है। तो दिस क्वेश्चन कम्स डाउन कि एब्सोल्यूट स्कैसिटी है कि रिलेटिव स्कैसिटी है। एंड स्कैसिटी का मतलब क्या होता है? देन बेटा बिजनेस इकोनॉमिक्स, आपको याद है इकोनॉमिक्स बहुत हाइपोथेटिकल बोलते थे, इमेजिनरी बोलते थे, रियल लाइफ सिचुएशन में इट कैन नॉट वर्क। लेकिन बिजनेस में डिसीजन लेने के लिए इकोनॉमिक्स की थ्योरी का तो यूज करना पड़ता है। unless and until you know कि what is the theory of demand and the theory of supply, तब तक how can you do a business? उसलिए इकोनॉमिक्स की थ्योरी का तो यूज करना पड़ता था, लेकिन फिर उसमें हम रियल लाइफ प्रैक्टिसेस को ऐड करते थे, उसको ब्लेंड करते थे, तो एक नए सब्जेक्ट का ओरिजिनेशन होता था जिसको हम क्या करते थे? दैट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या होता है? मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। और बोलते थे ना दैट इज अ कंपोनेंट ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स। व्हाई? क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स का एप्लीकेशन होता था। फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, लॉ, कैपिटल बजटिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग, है ना? इसमें आता है कि अप्लाइड इकोनॉमिक्स में किसको इंक्लूड करते हैं, किसको नहीं करते हैं इन केस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। फिर बेटा नेचर, आपको याद है बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, इट्स एन आर्ट ऑल्सो, इट्स बेस्ड ऑन माइक्रो, बट देन इट इनकॉर्पोरेट्स द एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो ऑल्सो। इसका हेडिंग फिर इसमें यह भी आता है कि इसको प्रैक्टिकल क्यों बोलते हैं, प्रैग्मेटिक क्यों बोलते हैं। और यस बेटा, बिजनेस इकोनॉमिक्स को डिफाइन किसने किया था? जोएल्डीन। टू डिफाइन बिजनेस इकोनॉमिक्स, जोएल्डीन। फिर स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स लास्ट में आता है। हमने पढ़ा था दो प्रकार के इश्यूज होते हैं, इंटरनल इश्यूज एंड एक्सटर्नल इश्यूज। इंटरनल इश्यूज को सॉल्व करने के लिए कौन सी थ्योरी का यूज करते हो? माइक्रो की थ्योरी। एक्सटर्नल को सॉल्व करने के लिए मैक्रो की थ्योरी। इसके नाम पूछे जाते, कौन सी माइक्रो की थ्योरी, कौन से मैक्रो की थ्योरी, इकोनॉमिक्स में कौन कौन से इश्यूज आते हैं बिजनेस में, वो सारे के सारे क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं, राइट? लेकिन बेटा ये जो फर्स्ट चैप्टर है उससे ज्यादा आता है इन द सेकेंड चैप्टर, ठीक है? उससे ज्यादा आता है इन द सेकेंड चैप्टर। और वो जो सेकेंड चैप्टर है वो कौन सा वाला है? ये वाला। 1 सेकेंड बेटा, ये वाला जो सेकेंड वाला चैप्टर है उसमें से थोड़ा ज्यादा पूछा जाएगा। और याद करो देवे समथिंग कॉल्ड सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। हम क्या बोला करते थे बेटा? सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। तो हमने 4 सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम पढ़े थे, है ना? कौन से वाले पढ़े थे बेटा? 4 सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पढ़े थे। कैन यू रिपीट देम? हाँ,
तो क्या था? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, अगला वाला क्या था? फॉर होम टू प्रोड्यूस, राइट? एंड देयर वाज अ फोर्थ वन, फोर्थ वाला क्या था? तो वो जो फोर्थ वाला होता था वो होता था व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर द फ्यूचर, क्योंकि सब कुछ अभी खा लोगे, सब कुछ अभी कंज्यूम कर लोगे तो फ्यूचर जनरेशंस क्या करेंगे, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दैट बेटा इसमें ये आता था ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स, और वो जो इकोनॉमिक सिस्टम्स होते थे वो 3 प्रकार के होते थे। व्हाट वर दे? कैपिटलिस्ट हो गया, सोशलिस्ट हो गया, मिक्स्ड हो गया। इसमें से भर भर के क्वेश्चंस आते हैं, भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। बेटा वो कौन सा वाला इकोनॉमिक सिस्टम होता है जिसमें पीपल वर्क फॉर प्रॉफिट? सारी प्राइवेट एंटरप्राइजेस होती हैं, पीपल वर्क फॉर प्रॉफिट। इनविजिबल हैंड्स किसमें पाया जाता है? इनविजिबल हैंड्स जिसमें प्राइस मैकेनिज्म काम करता है, और प्राइस मैकेनिज्म किसमें काम करता है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। किसमें सोशल वेलफेयर किया जाता है? सोशलिस्ट पे। और किसमें बेटा को एक्सिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स होता है? नेक्स्ट। इसमें सारे फीचर्स पढ़ना है, केवल फीचर्स वुडंट सफाइस, फीचर्स के अलावा मेरिट डीमेरिट सब कुछ एक एक लाइन बारीकी से पढ़ के जाना। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन फंसते, किसी भी लाइन को उठा के दिया कन्वर्टिंग इट इनटू अ क्वेश्चन, ओके? अब जो फोर्थ कैटेगरी है दैट इज व्हाट? थ्योरी ऑफ डिमांड। ये थोड़ा सा लंबा है, थोड़ी सी मेहनत मांगता है, लेकिन आई बिलीव हमने क्लास में इसको अच्छे से प्रिपेयर किया है, और एक बार मैंने थरो रिवीजन भी करवा दिया है, फिर से बाद में एक बार और रिवीजन आएगा, है ना? तो थ्योरी ऑफ डिमांड, इसमें तो बेटा क्वेश्चन अपने को पढ़ने के बाद में पहले ये सोचना पड़ता है इसमें कौन सा कंसेप्ट अप्लाई होगा, तो इसमें कीवर्ड्स देखने पड़ते हैं। तो कभी उसने बोला कि स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व है जो दोनों एक्सेस को टच करता है, तो किसका क्वेश्चन? एक स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व है जो दोनों एक्सेस को टच करता है, ये पॉइंट इलास्टिसिटी का क्वेश्चन है। और कभी भी वो पूछेगा कि बताओ व्हाई इज द गुड इलास्टिक, तो ये प्रतिभा पाटिल वाला सेक्शन है, okay? तो इसमें आपको देखना पड़ता है कि कौन से वैरायटी का क्वेश्चन है, कौन से सेक्शन का क्वेश्चन है। तो दिस चैप्टर नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, इसको अच्छे से आपको सारे कंसेप्ट्स को एक एक बार में देखना है। तो इसमें आता क्या है? सबसे पहले डेफिनेशन। पूरा स्कैनर छाटोगे तो करीबन 7 to 8 टाइम्स आपकी डेफिनेशन से मुलाकात हो जाएगी, ओके? तो एक डेफिनेशन आती है डिटर्मिनेंट्स, कि वो कौन से फैक्टर्स होते हैं विच डिटरमिन द डिमांड, जैसे प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ऐसे तो इसमें हेडिंग इज सफिशिएंट, लेकिन बेटा जिसमें से ज्यादा आता है वो ये कॉम्प्लीमेंट एंड सब्स्टिट्यूट। ये दिस इज वन ऑफ द फेवरेट्स ऑफ आईसीआई। कभी तो स्ट्रेट पूछ लेगा टी एंड कॉफी क्या है, तब बोलोगे सब्स्टिट्यूट्स, या फिर ऐसे पूछेगा कि देयर आर 2 गुड्स एक्स एंड वाई, और वाई की प्राइस बढ़ा दी तो एक्स की जो डिमांड है वो भी बढ़ गई। क्या बेटा? वाई की प्राइस बढ़ाई तो एक्स की डिमांड बढ़ गई, तो व्हाट आर दीज आर सब्स्टिट्यूट्स। टी एंड कॉफी, कॉफी महंगा हो जाएगा तो चाय की डिमांड बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल डाल के देखना तो फॉल्टर नहीं करोगे। फिर बेटा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, देयर आर 4 एक्सटर्नल इफेक्ट्स ऑफ यूटिलिटी। 4 इफेक्ट्स होते थे, याद है? अगर वो खरीद रहा है तो वाई कांट आई, ये कौन सा है? डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। अच्छा तुम खरीद रहे हो, चलो 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 हम भी खरीदेंगे, ये क्या है? बैंड वैगन इफेक्ट। अच्छा वो लोग खरीद रहे हैं, हम तो नहीं खरीदेंगे, वाई? हम कॉमन मैन थोड़ी ना है, स्नॉब इफेक्ट। और वो लोग जो महंगा होगा तो ही खरीदेंगे, दैट इज वेबलन इफेक्ट। ये इफेक्ट्स आते ही आते हैं, डेड श्योर कि वो आता है। कॉम्प्लीमेंट सब्स्टिट्यूट टू इंपॉर्टेंट, डबल टिक मारो, दिस इज टू इंपॉर्टेंट। बेटा लॉ ऑफ डिमांड कभी कभार पूछ लेते हैं, मुझे बताओ लॉ ऑफ डिमांड वाज गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल। ये कौन से लॉ से डिराइव हुआ था? लॉ ऑफ डीएमयू से डिराइव हुआ था। फिर रैशनली ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज कमिंग अगेन एंड अगेन। इसमें ट्रेडिशनल अप्रोच होता था। ट्रेडिशनल अप्रोच में 3 रीजंस बताए थे। फर्स्ट क्या था? लॉ ऑफ डीएमयू। सेकेंड होता था, सेकेंड वाला होता था न्यू कंज्यूमर्स का आना, और तीसरा होता था सेवरल यूजर्स ऑफ द कमोडिटी। ये दिया था मार्शल ने। फिर हिक्स एंड आयलैंड्स ने मॉडर्न अप्रोच दिया था, उसने एक इक्वेशन दिया था। व्हाट वाज द इक्वेशन? price effect is equal to the income effect plus the substitution effect. Okay,
फिर बेटा इंफीरियर गुड्स का देख लेना। इंफीरियर गुड्स में इनकम अफेक्ट नेगेटिव होता है, सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट पॉजिटिव होता है, लेकिन इंफीरियर गुड्स लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करता है, तो उसके लिए सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट शुड बी ग्रेटर देन द इनकम अफेक्ट। ये सेक्शन में से इंपॉर्टेंट है। फिर सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट स्ट्रॉन्गर कब होगा, डोंट मिस दिस आउट, ठीक है। फिर एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, इसमें हेडिंग प्रिपेयर करना, लेकिन सबसे ज्यादा पूछा जाता है फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट, कॉन्स्पिशियस गुड्स एंड गिवन गुड्स, ठीक है। इसको अच्छे से देख लेना, बाकी सबका हेडिंग देख लेना। मूवमेंट एंड शिफ्टिंग, तो मूवमेंट का रीजन क्या होता था, चेंज इन प्राइस, और शिफ्टिंग का क्या होगा बेटा, चेंज इन एनी फैक्टर अदर देन प्राइस, है ना। इसमें से क्वेश्चन फंसता है। तो मूवमेंट एंड शिफ्टिंग डज कम डाउन। एक्सेप्शन से अभी कौन सा अटेम्प्ट गया था, परहैप्स 22 वाला, जून 22 वाला, उसमें 4 क्वेश्चंस आ गए थे फ्रॉम द सेम सेक्शन, तो इसको भी मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट मानूंगी। मूवमेंट एंड शिफ्टिंग कम्स डाउन। इलास्टिसिटी इट्स ऑलवेज देयर बेटा। न्यूमेरिकल्स 2-3 इसमें से फंस जाएंगे, थ्योरेटिकल भी फंस जाएगा। डिमांड डिस्टिंक्शंस, प्रोड्यूसर गुड्स एंड द कंज्यूमर गुड्स, उसके अलावा क्या आता था, फिर आता था ना डिराइव डिमांड एंड द ऑटोनोमस डिमांड। इसमें डिराइव डिमांड, ऑटोनोमस डिमांड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट टर्म डिमांड, द लॉन्ग टर्म डिमांड, ड्यूरेबल एंड द नॉन ड्यूरेबल्स, ठीक है। इसको एक बार रीडिंग मार के चले जाना। फिर एक टिक मार रही हूं, नॉन ड्यूरेबल्स का एक बार क्वेश्चन आया है कि किस किस पे डिपेंड करता है नॉन ड्यूरेबल, तो किस पे डिपेंड करता था, 3 बातों पे, डिस्पोजेबल इनकम, प्राइस, डेमोग्राफी। फिर बेटा फोरकास्टिंग अगेन इज टू इंपॉर्टेंट, फोरकास्टिंग से भी आते ही आता है। मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे डेल्फी टेक्निक, सर्वे ऑफ द बायर्स इंटेंशन, राइट, कलेक्टिव ओपिनियन मेथड, स्टैटिस्टिकल मेथड्स। तो इन सब के नाम अच्छे से मालूम होना चाहिए। डेल्फी टेक्निक देख के जाओगे, उसमें से फंसने की उम्मीद रहती है। और हाँ, सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन में भी पूरा अंदर से देख के जाओगे। तो ये 4 चैप्टर्स को मैंने डाला है बेटा एक कैटेगरी में, क्योंकि डिमांड का भी आप वेटेज देखोगे तो 10 to 11, हाईएस्ट एवर जो मैंने देखा था दैट इज 13 क्वेश्चंस व्हिच केम डाउन इन सीए फाउंडेशन, ओके। अब आता है बी कैटेगरी। अब बी कैटेगरी में तो मैंने बीसीके के सारे चैप्टर्स डाल दी, क्योंकि बीसीके के सारे चैप्टर्स का वेटेज ऑलमोस्ट सेम है। एवरी चैप्टर कंप्राइजेस ऑफ 6 to 7 मार्क्स, तो किसको कम और किसको ज्यादा मिले। लेकिन चैप्टर 1 छोटा है और उसमें से फिर से 7 नंबर का फंस जाता है, तो ये ज्यादा स्कोरिंग है। अब इसमें से आता क्या है देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीसीके। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स थी, बीसीके इज वास्ट और मल्टीडिसिप्लिनरी, जिसको एक्लेक्टिक बोलते थे, और एवर इवॉल्विंग एंड एक्सपैंडिंग ऐसा बोला करते थे। और फिर डोमेन क्या होता है ये देख के जाओगे, ये आ चुका है एक बार। इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो बेटा अगर मैंने बोला द वर्ड रैशनल, रैशनलिटी, तो वो किससे डील करेगा, इकोनॉमिक के नॉन इकोनॉमिक। तो रैशनल बोला है तो इकोनॉमिक, दिमाग से सोच रहे। और अगर अपन ने बोला अल्ट्रुइज्म, सेल्फलेस कंसर्न, तो ये क्या है, नॉन इकोनॉमिक। इसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख के जाओगे। इनकम जनरेटिंग होता है ना, इवन कंजम्पशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर प्रोडक्टिव। फिर बेटा बिजनेस क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है। तो आईसीआई एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से कौन सा ट्रेट चाहता है, दैट इज विजिलेंस, है ना। इनकी डेफिनेशंस देख के जाओगे। एक कंपैरेटिव चार्ट बना हुआ है आपके मॉड्यूल के अंदर, उसको आप प्रिपेयर करके जाओगे। व्हाट एल्स बेटा, उसके अलावा आता है सस्टेनेबिलिटी, द ट्रिपल पी कंसेप्ट, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सो बच्चों नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्या आता है, ये फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसमें से भर भर के आता है। सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, एचयूएफ, कंपनीज, एलएलपी। सबसे ज्यादा देखोगे तो एचयूएफ उनका फेवरेट है, कंपनीज में से ज्यादा आता है, एलएलपी में से ज्यादा आता है, सोल प्रोप्राइटरशिप में से मैंने सबसे कम क्वेश्चंस देखे। मूविंग ऑन टू द सेकेंड चैप्टर, बिजनेस एनवायरमेंट। बच्चों बिजनेस एनवायरमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी वाली, दिस इज कॉम्प्लेक्स। और कौन सी वाली आती थी कैरेक्टरिस्टिक्स, डायनामिक एंड मल्टीफेसेटेड, है ना, एंड फार रीचिंग इम्पैक्ट।
फिर दूसरा वाला आता था इसका इंपॉर्टेंस। तो इंपॉर्टेंस में क्या बोलते थे? 5 इंपॉर्टेंस होते थे, कंटिन्यूस ग्रोथ, आप अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट देख पाओगे, अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकल पाओगे, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट वाला आता है दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एनवायरमेंट। वो होते थे ना एक्सचेंज, 3 प्रकार के एक्सचेंज। कौन से 3 प्रकार के एक्सचेंज? एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेस, एक्सचेंज ऑफ इन्फ्लुएंस एंड पावर। फिर बेटा अगला वाला देखोगे, अगला आता है एनवायरमेंटल स्कैनिंग। दिस इज अगेन टू इंपॉर्टेंट। तो हम टिक लगा रहे थे, इसमें डबल टिक, इसमें डबल टिक, इसमें सिंगल टिक, इसमें वापस डबल टिक, इसमें सिंगल टिक, इसमें डबल टिक, ठीक है। अब बिजनेस एनवायरनमेंट में देखेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स आर टू इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट, एनवायरमेंटल स्कैनिंग इंपॉर्टेंट। इसके 4 आउटकम होते थे जिसको हमने ई टाई बुकारा था। ई टाई में क्या होता था? इवेंट, देन इवेंट, ट्रेंड्स, फिर इवेंट आ जाएगा, ट्रेंड आ जाएगा, इश्यूज आ जाएगा और एक्सपेक्टेशन आ जाएगा। फिर आता है बच्चों कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। वो ना इंटरनल एनवायरनमेंट एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, 2 चीजें बोलते थे, इंटरनल एक्सटर्नल। अब इंटरनल एनवायरनमेंट के बारे में बात करोगे तो वो जो बॉक्सेस होते थे ना कि इंटरनल में क्या क्या आता है, जैसे विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स, राइट, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। एंड इफ यू स्पीक ऑफ एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल में आते थे 2 पार्ट्स, वन इज माइक्रो, अदर वन इज मैक्रो। माइक्रो के सारे कंपोनेंट्स, मैक्रो के सारे कंपोनेंट्स, उसकी डेफिनेशन, इसमें से फंसते हैं क्वेश्चन। स्वॉट एनालिसिस फंसते हैं क्वेश्चन। पेस्टल, वापस से पेस्टल का फुल फॉर्म, राइट, एक का फुल फॉर्म, पेस्टल का एक मैट्रिक्स है, उसको अच्छे से प्रिपेयर करोगे। और पेस्टल एक किसका फ्रेमवर्क पड़ता था? किसका फ्रेमवर्क होता था? मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस का फ्रेमवर्क होता था। तो ये सब जो होता है, दिस कम्स डाउन इन बिजनेस एनवायरनमेंट। इफ यू स्पीक अबाउट द 3rd चैप्टर, आपका फेवरेट चैप्टर जो आपका एकदम रटा रटाया है, दैट इज व्हाट? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बेटा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हर चैप्टर में से ना कुछ लिमिटेड फ्यू क्वेश्चंस आते हैं और बार बार वही वाले क्वेश्चंस आते हैं। जैसे टू स्पीक अ फ्यू थिंग्स अबाउट इट, जैसे अगर आप अडानी पोर्ट्स बोलोगे तो वो पूछेगा इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट है ना, तो क्या आ जाएगा? मुंद्रा पोर्ट। या फिर पूछेगा बता इसका सीएफओ कौन है। एशियन पेंट्स का भी सीएफओ पूछ रहा है, जय मुरुगन, जय मुरुगन, है ना। सिप्ला का एक पेटेंट क्वेश्चन, कौन सा पेटेंट क्वेश्चन है? केयरिंग फॉर लाइफ। नेस्ले का भी वही वाला पेटेंट क्वेश्चन, कौन सा? गुड फूड, गुड लाइफ, है ना। बीपीसीएल के बारे में बात करोगे तो चारों रिफाइनरीज के बारे में पूछेगा और मिशन स्टेटमेंट पूछेगा। बजाज ग्रुप का भी मिशन स्टेटमेंट पूछेगा। माइक्रोसॉफ्ट का पूछेगा कि बताओ इंडिया में कब आया। तो हर कंपनी के कुछ पेटेंट क्वेश्चन एंड दैट क्वेश्चन इज आस्क्ड अगेन एंड अगेन। जब हम थरो रिवीजन करेंगे तो मैं बताऊंगी इस चैप्टर में से कौन सी कंपनी में से क्या आ रहा है। बस वो वाला लेक्चर मेरा मत मिस करना, उसमें से स्कोर कर लो। शायद किस्मत अच्छी रही तो सारे 8 क्वेश्चन उसमें से फंस जाएंगे। अब आते हैं पीसी के चैप्टर 4, गवर्नमेंट पॉलिसी। ये भी छोटा चैप्टर है, 6 to 7 मार्क्स का फंस जाता है। बेटा सबसे स्टार्टिंग में आपने देखा था एक हिस्टोरिकल स्केच आता था। सबसे पहले आता था एंशिएंट इंडिया, फिर इंडिया अंडर द ब्रिटिश रूल, फिर आता था इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो एंशिएंट इंडिया में वो कि अकबर द ग्रेट के एरा में, है ना, टोडरमल, उसमें हुए थे लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है। चाणक्य ने कौन सी किताब लिखी थी, वो सब आता है। उसके बाद में अंडर ब्रिटिश रूल एक बार भी नहीं आया है, लेकिन कभी आएगा तो जमींदारी सिस्टम, है ना, वो वाला आ सकता है। फिर अपार्ट फ्रॉम दैट प्लानिंग कमीशन कब फॉर्म हुआ, हमारे देश में फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब बना, ये सब क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करना है। फिर एक नया सेक्शन इसमें जुड़ा था ना कि फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ये सब होते थे मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी।
जबकि एग्रीकल्चरल पॉलिसी इज अ सेक्टोरल पॉलिसी। वो देख के जाना कौन सा सेक्टोरल है कौन सा ये। बेटा मैक्रो पॉलिसी इंडिकेटर्स, गिट्टी, गिट्टी में जी क्या होता था? जीडीपी, आई वॉज इन्फ्लेशन, टी वॉज टैक्स रेट, है ना। इसमें से क्वेश्चन फंसने की उम्मीद है। लेकिन टाइप्स ऑफ पॉलिसीज जैसे प्रोटेक्टिव पॉलिसी और रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी, इसमें से क्वेश्चन पक्का फंसेगा, पक्का फंसेगा। और ये जो लिबरलाइजेशन है उसमें से आ सकता है, ठीक है, कि जो लिबरलाइजेशन किया तो पब्लिक सेक्टर के लिए कितने रिजर्व्ड है, कितने में लाइसेंस की आवश्यकता है, दे कैन आस्क दैट। फिर बेटा टाइप्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन इज अगेन टू इंपॉर्टेंट। डेलीगेशन है ना उनका फेवरेट, डिसइन्वेस्टमेंट, डाइवेस्टमेंट, है ना, ये सब क्वेश्चंस जरूर फंसते हैं फॉर श्योर। फिर एफडीआई वगैरह, एफडीआई में से आता है कि बताओ इसमें कौन सा वाला है जिसमें एफडीआई इज नॉट अलाउड, ना तो ऑटोमेटिक रूट से अलाउड है ना तो अप्रूवल रूट से अलाउड है। तो दिस कम्स डाउन। बीसी के चैप्टर 5, तो बीसी के चैप्टर 5 में बच्चों बिजनेस फैसिलिटेशन सिस्टम हम क्या पढ़ने वाले हैं? बिजनेस फैसिलिटेशन सिस्टम। जो हमने पढ़ा था ना, दैट वाज अ 3 लेयर मॉडल। क्या होता था? इट वाज अ 3 लेयर मॉडल, है ना। आउटरमोस्ट लेयर, फिर मिडिल लेयर, फिर द इनरमोस्ट लेयर। इनरमोस्ट लेयर में से आता है कि बिजनेस इंक्यूबेटर क्या होता है, बिजनेस एक्सेलरेटर क्या होता है। डेफिनेशन देंगे और पूछेंगे कि किसकी डेफिनेशन। फिर बेटा ये सारी चीजें देखो, ये मैं आपको सेंड भी कर दूंगी। तो आरबीआई, आरबीआई का फॉर्मेशन कौन से ईयर में हुआ, कब हुआ बाय द वे? 1935, है ना। फिर उसका हेडक्वार्टर्स इनिशियली कहां पे था? कोलकाता। मुंबई कब शिफ्ट हुआ? 1937, राइट। फिर ये सब की डेफिनेशंस आती है, सीआरआर, एसएलआर, रेपो, रिवर्स रेपो, बेसिस पॉइंट क्या होता है, ठीक है, ये सब चीजें। स्कैनर्स तो आपको सॉल्व करके जाना है। इफ यू स्पीक ऑफ सेबी, तो सेबी का हेडक्वार्टर्स कहां पे है? मुंबई। उसके 4 रीजनल ऑफिसेस हैं, ठीक है। फिर पूछेगा इसका प्रेडेसेसर कौन था, फिर इसके मैनेजमेंट में कितने लोग आते हैं, आरबीआई की तरफ से कितने लोग आते हैं, अपील कहां पे करोगे, फर्स्ट अपील कहां पे होती है? सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल। द सेकेंड अपील दैट इज इन द सुप्रीम कोर्ट, है ना। ये सब चीजें आप सेबी के बारे में पढ़ोगे। सीसीआई में अक्सर पूछा जाता है, इसमें से कौन सा सीसीआई का ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। इसमें से सीसीआई का कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये कौन सा वाला ऑब्जेक्टिव है। फिर पूछा जाता है मैनेजमेंट में कितने लोग हैं, ठीक है। और फिर सीसीआई ने किसको रिप्लेस किया था? एमआरटीपी। सीसीआई का फॉर्मेशन कौन से ईयर में हुआ था? 2003, है ना, 2003। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 14th of October 2003, एम आई राइट, है ना। ये पूछा जाता है। फिर इरडाई, इरडाई का पूरा नाम आता है। उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट, तो इरडाई का एक्ट कब बना था? 1999 में एक्ट बना था इरडाई का, ठीक है। इट वॉज पुट इन टू अफेक्ट इन द ईयर 2000। फिर बेटा वो कौन सा वाला सेक्शन होता है विच डिफाइंस हिज पावर्स एंड ड्यूटीज? सेक्शन 14। नबार्ड का फुल फॉर्म, नबार्ड का हेडक्वार्टर्स कहां पे है? मुंबई। फिर लुक्स आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, विलेज इंडस्ट्री, है ना, रूरल इंडस्ट्री। फिर कौन कौन से प्रोग्राम है? सबसे फेवरेट है उनका एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम। सारे प्रोग्राम्स देख के जाओगे, इनके फुल फॉर्म और ईयर ऑफ स्टार्ट देख के जाओगे। इनको डेवलपमेंट बैंक्स बोलते हैं, ठीक है, ये देख के जाओ। चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 में सबसे ज्यादा फाइनेंस से आता है, फाइनेंस एंड स्टॉक मार्केट टर्मिनोलॉजी, जैसे आर्बिट्राज आता है, कंसोलिडेशन डज कम डाउन। तो यहां पे भी कुछ वर्ड्स है विच आर हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स, ठीक है। ये आप रिविजन में देखोगे कि व्हाट आर द हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स। बेटा इफ यू मूव ऑन टू द सी कैटेगरी, तो सी कैटेगरी में मैंने डाले 4 चैप्टर्स, क्योंकि उसमें से कम नंबर का आता है। एक मैंने कंज्यूमर बिहेवियर डाला, क्योंकि चैप्टर 3 से 4 नंबर का उससे ज्यादा नहीं आता है। तो कंज्यूमर बिहेवियर में एक तो यूटिलिटी की डेफिनेशन पूछते हैं, वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी। फिर बेटा यूटिलिटी और सैटिस्फैक्शन, तो इसका डिफरेंस देख के जाओगे। यूटिलिटी क्या होता है? एंटीसिपेटेड सैटिस्फैक्शन। एमयूटीयू के कर्व्स
उसके न्यूमेरिकल, उनके आपस में रिलेशनशिप्स। फिर बेटा लॉ ऑफ डीएमयू, उसकी लिमिटेशंस आप देख के जाओगे। कंज्यूमर सरप्लस इज अगेन टू इंपॉर्टेंट, उसका फॉर्मूला आता है, उसके न्यूमेरिकल आते हैं। कौन से केस में कंज्यूमर सरप्लस इज द हाईएस्ट, कौन से केस में कंज्यूमर सरप्लस इज द हाईएस्ट? तो दैट इज इन द केस ऑफ नेसेसिटीज, दिस कम्स डाउन, राइट। फिर बेटा इंडिफरेंस कर्व, अरे उसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अच्छे से पढ़ के जाओगे कि वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, दैट इज कॉन्वेक्स टुवर्ड्स द ओरिजिन, कभी भी दो आई से एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, और वो सब। बजट लाइन पढ़ोगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है वो देखोगे, ठीक है। थ्योरी ऑफ सप्लाई, थ्योरी ऑफ सप्लाई से 2 से 3 नंबर का आ रहा है बच्चों, ओके। डेफिनेशन, सप्लाई को तो 5 क्वेश्चंस में निपटा देते। डेफिनेशन पूछेंगे, फ्लो कंसेप्ट है कि स्टॉक कंसेप्ट है, इलास्टिसिटी का न्यूमेरिकल आएगा, इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर पूछा जाएगा, और मूवमेंट और शिफ्टिंग इसमें काफी आता, ठीक है। इफ यू स्पीक ऑफ चैप्टर प्रोडक्शन, बेटा प्रोडक्शन चैप्टर में बहुत सारे सेक्शंस हैं जिसमें से आज तक कुछ नहीं आया। कौन सा वाला? एंटरप्रेन्योर के ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर वो तो एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव सारे, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड ऑल। हालांकि उसको रीडिंग मार के जाओगे कि कौन से ऑब्जेक्टिव में क्या है, फिर एंटरप्राइजेस में क्या क्या समस्याएं आती है, वो सारी चीज। बेटा प्रोडक्शन की डेफिनेशन आती है, क्रिएशन और एडिशन ऑफ यूटिलिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये बहुत आता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, राइट, उसके सारे फीचर्स। प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, उसके अजम्पशंस भी देख के जाओगे, उसमें से भी आता है। प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा शॉर्ट रन कर्व्स आता है, न्यूमेरिकल कम आता है, कर्व्स ज्यादा आता है। टीपी, एमपी, एपी, इनके कर्व्स, इनके आपस में रिश्ते, इनके न्यूमेरिकल, ठीक है। फिर पूछा जाता है इसमें से कौन सा शॉर्ट रन है, इसमें से कौन सा लॉन्ग रन है, ये देख के जाओगे। कॉप डगलस इज अगेन टू इंपॉर्टेंट, आइसोक्वांट, आइसोकॉस्ट आता है, और लास्ट वाला ना इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केलिंग, उसमें से एक आध क्वेश्चन फंस जाता है। लेकिन कॉप डगलस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आइसोक्वांट, आइसोकॉस्ट इंपॉर्टेंट है, वो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स, एमपी, टीपी, एपी इसका न्यूमेरिकल, उसके कर्व सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। एंड हियर कम्स द लास्ट चैप्टर एंड दैट इज थ्योरी ऑफ कॉस्ट। वापस इसका वेटेज देखोगे तो 2 से 3 नंबर का आता है। तो थ्योरी ऑफ कॉस्ट में पहले तो वो आता है टाइप्स ऑफ कॉस्ट, राइट, जैसे फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, उसका तो शेप ऑफ द कर्व भी पूछेगा। अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक कॉस्ट का न्यूमेरिकल पूछेगा, डायरेक्ट कॉस्ट का दूसरा नाम पूछेगा, स्टेप स्टेप वेरिएबल कॉस्ट पूछा जाता है, उसको प्रिपेयर करके जाओगे। फिर डिफरेंट नेम्स पूछे जाते हैं इस चैप्टर में। कर्व्स, वापस से इसके कर्व्स, एमसी, पीसी कर्व, एवीसी, एएफसी, इन सारे कर्व्स का शेप, सारे रिश्ते, इनके न्यूमेरिकल। कॉस्ट इज मोर अबाउट न्यूमेरिकल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बताऊंगी तो कॉस्ट में न्यूमेरिकल है, फॉलोड बाय द शॉर्ट रन कर्व्स, ठीक है। इनके सारे न्यूमेरिकल्स, सबके फॉर्मूले अच्छे से प्रिपेयर करना, लिख लिख के आपको न्यूमेरिकल के फॉर्मूले याद करने, और न्यूमेरिकल्स भी आपको करके देखने हैं। कॉस्ट के कर्व्स के रिलेशनशिप, एलएसी का शेप ऑफ द कर्व ऑफ फ्लैटर यू, इसका अक्सर दूसरे नाम पूछे जाते हैं, 2 डिफरेंट नेम्स होते थे ना, कौन से वाले 2 डिफरेंट नेम्स होते थे? एक होता था एनवलप कर्व, दूसरा होता था प्लानिंग कर्व, और एक क्वेश्चन और उनका फेवरेट है कि मॉडर्न फर्म्स का एलएसी का शेप क्या होगा? तो वो तो यूं नहीं होता था, एल शेप्ड कर्व होता था, इट वाज लाइक एल शेप, ठीक है। तो जैसा मैंने बोला है उसको फॉलो करने की कोशिश करो, जो मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करवाया है वर्क अकॉर्डिंगली, and वो दिन दूर नहीं कि you'll be coming out with the flying colors. All the very best. Thank you so much and a very happy Diwali. Thank you.